हेलो ट्यूजन क्यूरियस, मैं हूं आशुतोष, आप देख रहे हैं चैनल। और आज अपन करने वाले हैं जीएसटी को वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट तो नहीं बोलूँगा, लेकिन ऐसा टॉपिक जिसमें स्टूडेंट्स को सबसे ज़्यादा डाउट आते हैं। डाउट क्यों आते हैं? क्योंकि ये एक ऐसा टॉपिक है जो 3 से 4 चैप्टर्स में आपका स्ट्रेच करता है। इसमें आपका आरसीएम भी आता है, एफसीएम भी आता है, एग्जामिशन भी आता है, उसके अलावा कंपोजिशन भी आता है। तो एक टॉपिक है लेकिन 3 से 4 चैप्टर्स में स्ट्रेच करता है। ये काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट्स के थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है समझने के लिए, ठीक है। लेकिन काफ़ी इजी टॉपिक है, इसको अपन क्विक स्नैप में समझने वाले हैं। इसके आप चाहे तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, वरना आप इसका कमेंट कर देना, मैं इसका डायरेक्टली लिंक आपको प्रोवाइड कर दूंगा। तो इस टॉपिक को मैंने 2 फेजेस में बांटा है। एक तो आपका रेंटिंग ऑफ रेजिडेंशियल ड्वेलिंग और एक आपका रेंटिंग ऑफ कमर्शियल प्रॉपर्टी, ठीक है। तो दोनों को अपन 1 बाय 1 समझते हैं। तो पहले अपन आते हैं रेंटिंग ऑफ रेजिडेंशियल ड्वेलिंग पे। तो जब अपन रेंटिंग ऑफ रेजिडेंशियल ड्वेलिंग की बात करते हैं तो इसमें मैंने आपके 4 केसेस बना रखे हैं, केस 1, 2, 3 एंड आपका केस नंबर 4, ठीक है। जो फर्स्ट 3 केसेस हैं इसमें तो आपको देखने की जरूरत ही नहीं है कि आपका जो सप्लायर है वो रजिस्टर्ड है अनरजिस्टर्ड है, ठीक है। वो आपका कोई भी पर्सन हो, चाहे रजिस्टर्ड हो चाहे अनरजिस्टर्ड हो, अगर वो रेजिडेंशियल पर्पस के लिए किसी भी अनरजिस्टर्ड पर्सन या फिर किसी भी रजिस्टर्ड प्रोप्राइटर को कोई भी प्रॉपर्टी रेंट पे दे रहा है तो आपकी एग्जेम्प्ट हो जाएगी, तो आपकी एग्जेम्प्ट हो जाने वाली है। वहीं अगर कोई भी रजिस्टर्ड या अनरजिस्टर्ड सप्लायर आपका किसी भी रेजिडेंशियल पर्पस के लिए किसी अदर रजिस्टर्ड पर्सन यानी कि रजिस्टर्ड प्रोप्राइटर के अलावा कोई भी रजिस्टर्ड पर्सन है, उसको अगर कोई भी प्रॉपर्टी रेंट पे दे रहा है तो उस पर आरसीएम आपका चार्ज हो जाने वाला है। उसके अलावा कोई भी रजिस्टर्ड या अनरजिस्टर्ड पर्सन किसी भी रजिस्टर्ड पर्सन को किसी रजिस्टर्ड पर्सन को कमर्शियल पर्पस पे अगर कोई भी प्रॉपर्टी रेंट पे दे रहा है तो अगेन उस पर आपका आरसीएम चार्ज हो जाने वाला है। बट वहीं अगर कोई भी रजिस्टर्ड पर्सन किसी भी अनरजिस्टर्ड पर्सन को कोई भी प्रॉपर्टी कमर्शियल पर्पस के लिए अगर रेंट पे दे रहा है, कोई भी रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी का कमर्शियल पर्पस पे रेंट पे दे रहा है तो आपका एफसीएम में चार्ज हो जाने वाला है। ऐसा क्यों? क्योंकि अनरजिस्टर्ड पर्सन को दे रहा है तो ऑफकोर्स उस पर आपका आरसीएम आ ही नहीं सकता, एंड क्योंकि कमर्शियल प्रॉपर्टी दे रहा है तो ऑफकोर्स ये आपकी एग्जेम्प्ट भी नहीं होने वाली, ठीक है। इसके बाद अपन आते हैं आपके सेकंड फेज पे। सेकंड फेज आपका रेंटिंग ऑफ कमर्शियल प्रॉपर्टी। तो रेंटिंग ऑफ कमर्शियल प्रॉपर्टी में क्या है, आपको पहले तो देखना है कि सप्लायर आपका रजिस्टर्ड है अनरजिस्टर्ड है। तो अगर कोई भी रजिस्टर्ड पर्सन किसी भी बंदे को, चाहे आपका रजिस्टर्ड है चाहे अनरजिस्टर्ड पर्सन है, किसी भी बंदे को अगर कोई भी प्रॉपर्टी रेंट पे दे रहा है, कोई भी कमर्शियल प्रॉपर्टी अगर रेंट पे दे रहा है तो आपका एफसीएम में चार्जेबल हो जाएगा। वहीं अगर कोई भी अनरजिस्टर्ड पर्सन किसी भी नॉर्मली रजिस्टर्ड पर्सन को अगर कोई भी कमर्शियल प्रॉपर्टी रेंट पे दे रहा है तो उस पर आपका आरसीएम लग जाने वाला है। बट अगर जो आपका टेनेंट है वो कॉम्पोजिशन स्कीम जो है उसमें रजिस्टर्ड है तो इन दैट केस वो आपकी टैक्सेबल ही नहीं होगी, वो आपका टैक्सेबल ही नहीं होने वाला है। उसके अलावा ये दोनों ही जो केसेस हैं, अगर इस केस में अगर जो आपका सप्लायर है और जो आपका टेनेंट है दोनों ही अगर अनरजिस्टर्ड पर्सन है तो उस केस में आपका जीएसटी ही नहीं चार्ज होने वाला, उसके अलावा जो इस वीडियो का सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि अगर आपको ऐसे ही बड़े बड़े टॉपिक्स को छोटे छोटे शॉर्ट्स में समझना है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और इसके अलावा अपन मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।